हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 12th क्लास साइकोलॉजी का हमारा 5th लेसन। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट हम इस लेसन का कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में जो है हम लेसन को करते हैं कंप्लीट। तो हमें क्या बताया गया है लेसन में आगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टॉपिक कर रहे थे मनोगतिक चिकित्सा। तो आज हम जो है कंटिन्यू करते हैं। तो हम जानेंगे कि अंतः मनोद्वंद्व जो पाया जाता है उसके स्वरूप को बाहर निकालने के लिए हमें प्रमुख 2 विधियां दी हुई है। उन विधियों के बारे में आज हम जानेंगे। विधियां कौन कौन सी है वो, एक होती है हमारे पास मुक्त सहचर्य विधि और दूसरी होती है स्वपन व्याख्या विधि। मुक्त सहचर्य विधि क्या होती है ये हम जान लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि मुक्त सहचर्य विधि सेवार्थी की समस्याओं को हल करने के लिए जो है प्रमुख विधि मानी गई है। इसमें होता क्या है कि जो सेवार्थी जो होता है उसको एक आरामदायक महसूस करवाने के लिए जो है वो शरण पटल पर जो है वो लेटा दिया जाता है और उसकी आंखें बंद करवा दी जाती हैं। फिर बाद में जो है उसके मन में जो कुछ भी विचार आते हैं उसे जो है बिना काट छांट किए जो है वो बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये होती है मुक्त सहचर्य विधि, ताकि व्यक्ति जो है सेवार्थी जो है वो अपने मन की बात को जो है बिना हिचकिचाहट के जो उसके मन में आ रहा है आराम की स्थिति में जो है वो प्रस्तुत कर सके। ओके। सेकंड विधि में हमारा क्या होता है कि स्वपन व्याख्या। यह सेकंड विधि है, प्रमुख विधि माना गया है इसे भी। इसके अनुसार जो है सेवार्थी को निद्रा से जागने पर अपने स्वप्नों को लिख लेने के लिए कहा जाता है। यानी कि स्वप्न में उसने जो जो घटनाएं उसके साथ हुई है, जो कुछ भी उसके मन में जो विचार आए हैं उन्हें जो है बिना काट छांट किए जो है वो लिख लेने के लिए कहा जाता है पेपर के ऊपर। ओके, तो ये होती है हमारी 2 प्रमुख विधियां। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उपचार की प्रकारता के। यानी कि उपचार की प्रकारता का मतलब है उपचार के चरण क्या क्या हो सकते हैं, उन चरणों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट चरण अन्यारोपण और फिर आता है हमारे पास व्याख्या या निर्वचन। ओके, तो अन्यारोपण में क्या होता है कि इससे जो है चिकित्सक को सेवार्थी के अचेतन द्वंद्वों को समझने में मदद मिलती है। यानी कि एक ऐसी द्वंद्व जो सेवार्थी के अचेतन मन में विद्यमान है, जो ये अचेतन द्वंद्व जो होते हैं वो काफ़ी समय तक होते हैं और जो है इसमें जो है सेवार्थी कुंठा, क्रोध, भय और अवसाद जो उसके अपने अतीत के उस व्यक्ति के प्रति मन में रखे गए थे, यानी कि बहुत समय पहले की ये बात है। और जो है क्या होता है इसमें कि सेवार्थी जो है वो अपने मन के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई कुंठा है, कोई द्वंद्व है, कोई ऐसी बात है जो उसे कहनी थी वो आज तक कह नहीं पाया है, तब करके व्यक्ति जो है दबाव की स्थिति उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उसको दूर करने के लिए, उन द्वंद्वों को बाहर निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ओके। सेकंड हम बात करते हैं व्याख्या या निर्वचन। निर्वचन में क्या होता है, इसके अनुसार जो है वो परिवर्तन को प्रभावित किया जाता है। यानी कि जो भी परिवर्तन हमें सेवार्थी में देखने को मिलता है वो प्रभावित होता है इससे, और इसकी प्रभावित करने के लिए इसके अनुसार भी जो है हमें निर्वचन की 2 विश्लेषणात्मक तकनीक हमें बताई हुई हैं, वो हम जान लेते हैं। ये तकनीक हमें क्या कहती है। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रतिरोध और फिर होता है स्पष्टीकरण। तो प्रतिरोध में क्या होगा, इसमें चिकित्सक सेवार्थी के किसी एक मानसिक पक्ष की ओर संकेत करता है तथा उसका सामना सेवार्थी को अवश्य ही करना होता है। यानी कि चिकित्सक सेवार्थी के किसी एक मानसिक पक्ष की ओर संकेत करता है, उसे बताता है कोई बात, और फिर उसके बाद जो है वो सेवार्थी जो है खुद जिम्मेदार होता है उस स्थिति का सामना करने के लिए। ओके। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पष्टीकरण की। इसमें क्या होता है
स्पष्टीकरण के माध्यम से चिकित्सक किसी अस्पष्ट या भ्रामक घटनाओं को केंद्र बिंदु मान लेता है और उसके बाद जो है उसे एक टास्क दिया जाता है, जैसे कि किसी अनेक प्रकार की उसे जो है अस्पष्ट और भ्रामक घटनाएं दे दी जाती है, केंद्र बिंदु मानकर जो है उसे स्पष्टीकरण करने के लिए कहा जाता है। ओके, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट में आता है हमारे पास उपचार की अवधि। जो हमारी मनोगतिक जो चिकित्सा है उसमें उपचार की जो अवधि है उसे कितना टाइम में जो है वो कंप्लीट कर लेने के लिए बारे में हमें बताया गया है। ये रहा, तो जान लेते हैं क्या बताया गया है इसमें कि दोषपूर्ण व्यवहार जो कष्टकर होते हैं, एक मिनट, ये यहाँ पे थे हम। उपचार की अवधि सप्ताह के 4-5 दिनों तक रोज 1 घंटे के स्तर के साथ मनोविश्लेषण कई वर्षों तक जो है इसके उपचार को चलाते हैं। यानी कि क्या होता है कि सप्ताह के 4-5 दिन, हर रोज 1 घंटे और कई सालों तक जो है वो चलता है, कई वर्षों तक इनका ट्रीटमेंट चलता है, तब जाके जो है इनमें सुधार हमें देखने को मिलता है। ओके, ये होता है हमारे पास कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्यवहार चिकित्सा की। इसमें क्या बताया गया है, मनोवैज्ञानिक कष्ट दोषपूर्ण व्यवहार प्रतिरूपों या विचार प्रतिरूपों के कारण उत्पन्न होते हैं। ओके, और इसमें क्या बताया है, अतः जो है इनका केंद्र बिंदु सेवार्थी में विद्यमान विचार और व्यवहारों को माना गया है। ओके, व्यवहार चिकित्सा की हम जो है उपचार की विधि के बारे में जान लेते हैं। हमें क्या बताया गया है, इसमें आता है बच्चों कि दोषपूर्ण व्यवहार जो कष्टकर होते हैं की पहचान कर ली जाती है, तब एक उपचार का पैकेज चुना जाता है। दोषपूर्ण व्यवहार का शमन करना या उसे समाप्त करना और अनुकूली व्यवहार प्रतिरूपों में प्रतिस्थापित करने का उपचार का उद्देश्य होता है। यानी कि उपचार की अवधि जो है जब इसकी समाप्त कर दी जाती है उसके बाद जो है एक चिकित्सक को उपचार का एक पैकेज जो है वो चुना जाता है चिकित्सक के लिए, वो सेवार्थी के लिए, जो उसके लिए सही होता है। तो उसमें क्या होगा कि दोषपूर्ण व्यवहार का शमन करना या उन्हें समाप्त करना और अनुकूली व्यवहार प्रतिरूपों से प्रतिस्थापित करने का उपचार का उद्देश्य उनका जो है वो चिकित्सक का होता है इसमें। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यवहारात्मक चिकित्सा की। व्यवहारात्मक चिकित्सा हमें क्या बोलती है आगे कि सेवार्थी के भाव प्रबोधन स्तर को कम करना, यानी कि जब उसमें उद्वेलन क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसके स्तर को कम करना, और प्राचीन अनुबंध या क्रिया प्रस्तुत अनुबंध द्वारा व्यवहार को बदलना जिससे प्रबलन की भिन्न भिन्न प्रासंगिकता हो, साथ ही यदि आवश्यकता हो तो प्रतिस्थानिक अधिगम प्रक्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, तो व्यवहार चिकित्सा में इन स्टेप्स को भी जो है वो अपनाया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों की व्यवहार परिष्करण की 2 प्रमुख विधियों के बारे में हम जान लेते हैं। 2 विधि है हमारी मुख्य रूप से, एक होती है निषेधात्मक प्रबलन और दूसरी होती है विमुखी प्रबलन। ये जो विमुखी प्रबलन है ये आपकी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो जान लेते हैं सबसे पहले निषेधात्मक प्रबलन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाते हैं या उनसे दूर रहने या बच निकलने के लिए जो है प्रदर्शित करती है, या हम कह सकते हैं कि जो सेवार्थी होते हैं उनकी मदद करती है, तो उसमें जो है इन तकनीकों को निषेधात्मक प्रबलन में शामिल किया गया है। ओके, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि सेकंड होता है विमुखी अनुबंधन। विमुखी अनुबंधन जो है वो इसमें इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है
कि व्यक्ति खतरनाक उद्दीपकों से दूर भागता है क्योंकि यह निषेधात्मक प्रबलन प्रदान करता है। ओके, विमुखी अनुबंधन में हम देख लेते हैं। विमुखी अनुबंधन का संबंध अवांछित अनुक्रियाओं के विमुखी परिणाम के साथ जो है पुनरावृत्त सहचर्य के द्वारा होता है। उदाहरण के तौर पर बताती हूँ मैं आपको, इसमें क्या होता है तब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपकी बुक में बताया गया है कि एक शराबी होता है जो कि शराब की लत उसे इतनी लग जाती है, उसको छुड़वाने के लिए जो है उसे एक हल्का आघात दिया जाता है, यानी कि करंट दिया जाता है। जब उसे बोला जाता है कि तुझे जो है वो शराब पीनी है या सूंघना है उसको, तब उसे आघात दिया जाता है। बार बार ये प्रक्रिया जब रिपीट होती हैं तब एक टाइम ऐसा आता है कि जो सेवार्थी है वो शराब उसके लिए जो है वो अरुचिकर साबित होती है, उसे जो है वो देखना तक पसंद नहीं करता है। तो यह भी एक जो है वो शराबियों की लत छुड़वाने के लिए या अनेक प्रकार के ऐसे विकार हैं, उनमें अलग अलग तरीक़ों से इस विधि का उपयोग करके जो है वो हम इसका छुटकारा पा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि विमुखी अनुबंधन में जब एक सेवार्थी के सामने या एक पीड़ित व्यक्ति के सामने कोई डरावनी या जो भयानक स्थिति हम सामने लाते हैं, यानी कि उसे आघात दिया जा रहा है, करंट दिया जा रहा है, उसे पीड़ादायक स्थिति उसके सामने लाते हैं, तो वह जो है अपनी जो उसकी प्रक्रिया जो चल रही थी, जो उसने अपना रखा था अपना शेड्यूल, वो जो है चेंज कर सकता है इससे। ओके, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक चिकित्सा की। इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक चिकित्साओं में मनोवैज्ञानिक कष्ट का कारण अविवेकी विचारों और विश्वासों में स्थापित किया जाता है। ओके, उसके बाद संज्ञानात्मक चिकित्सा में हमें जो है वो एक संवेग तरक चिकित्सा के बारे में जानने को मिलता है। संवेग तरक चिकित्सा कब जो किसके द्वारा दी गई है, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जो है वो एल्बर्ट एलिस के द्वारा हमें दी गई है। ओके, उसके बाद इसी में आती है एक मूल अन्वितीय योजना। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, कई बार जो है वो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, जो कि किसके द्वारा दी गई है, और बैक के द्वारा। इसमें क्या होता है बच्चों, मूल अन्वितीय योजना में कि दुश्चिंता या अवसाद द्वारा अभिलक्षित मनोवैज्ञानिक कष्ट संबंधी उनके सिद्धांत के अनुसार परिवार और समाज द्वारा दिए गए बाल्यावस्था के लिए अनुभव मूल अन्वितीय योजना या मूल स्कीमा कहलाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ सीधा सीधा इसमें क्या होता है कि मूल अन्वितीय योजना, मूल यानी कि शुरू से ही कह सकते हैं हम कि जब एक छोटा बच्चा होता है, परिवार में जो जो चीज़ें सीखता है, यानी कि माँ बाप अपने माता पिता को देखता है, अपने बड़े बहन भाई को देखता है, अगर वो बड़े लोगों का अच्छे से मान सम्मान करते हैं, अच्छे तरीके से बोलते हैं, तो एक छोटा बच्चा भी जो है वही चीज़ें देखता है और सीखता है, उसे अपने व्यवहार में अपनाता है। यानी कि जो उसे स्टार्टिंग में जैसा एनवायरनमेंट एक छोटे बच्चे को दिया जाता है, आगे जाके वह भी उसी को अपनाता है। ओके, ये होता है इसमें। और इसमें ये बताया गया है कि जिसमें व्यक्ति के विश्वास और क्रिया के प्रतिरूप सम्मिलित होते हैं, यानी कि और एक इसमें ये भी होता है कि जो है विश्वास की बात करें हम, तो छोटे बच्चों से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वह जो है ब्रश करेगा, बड़ों से अच्छे तरीके से बात करेगा, सुबह जल्दी उठेगा। इस तरीके के कुछ मानदंड होते हैं जो समाज में प्रचलित होते हैं, और उसकी अपेक्षा जो है वो छोटे बच्चों से भी की जाती है। ओके, इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट की संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। इसमें क्या होता है, समस्या के जैविक पक्षों को विश्रांति की विधियों द्वारा मनोवैज्ञानिक पक्षों या व्यवहार तथा संज्ञानात्मक चिकित्सा तकनीकों द्वारा और सामाजिक पक्षों को पर्यावरण में परिवर्तन द्वारा संबोधित करने के कारण संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा को एक व्यापक चिकित्सा बनाती है। ओके, और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा। इसमें क्या है कि मनोवैज्ञानिक कष्ट व्यक्ति के अकेलेपन, विसंबंधन
तथा जीवन का अर्थ समझने और यथार्थ संतुष्टि प्राप्त करने में योग्यता की भावनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। ओके, ये होता है हमारा इसके अंतर्गत। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसी में आता है हमारा एक आत्म सिद्धि। आत्म सिद्धि हम देखें तो ये आधा तय हमारे पास यहाँ पे आत्म सिद्धि। इसमें क्या होता है कि आत्म सिद्धि का मतलब होता है बच्चों संतुष्टि। जब एक व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है, उसकी अनेक प्रकार की इच्छाएं जो उसे पूरी करनी होती है वो कंप्लीट हो जाती है, तब व्यक्ति जो है आत्म सिद्धि महसूस करता है कि हाँ, अब उसकी जो है वो किसी प्रकार की कोई शिकायतें नहीं हैं, उसको जो चाहिए थी वो उसकी मांगें पूरी हो जाती हैं। तब जो है इसको प्रयोग में लाया जाता है। और हम इसमें कह सकते हैं कि आत्म सिद्धि के लिए आवश्यक है कि संवेगों की मुक्त अभिव्यक्ति का होना। संवेगों की मुक्त अभिव्यक्ति भी जो है आत्म सिद्धि का एक रूप है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। वो है कि मनस चिकित्सा में स्वास्थ्य लाभ में योगदान देने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं वो हम जान लेते हैं। तो प्रथम कारक है हमारे पास स्वास्थ्य लाभ में एक महत्वपूर्ण कारक है चिकित्सा द्वारा अपनाई गई तकनीक तथा रोगी सेवार्थी। यहाँ पे है हमारे पास सेवार्थी के साथ इन्हीं तकनीकों का परिपालन, यानी कि जो एक चिकित्सक एक सेवार्थी के लिए अनेक प्रकार की तकनीकों को अपनाता है, रोगी का यह फर्ज बनता है कि वो अच्छे तरीके से उन तकनीकों को समझे और उसका परिपालन करे। ये होता है हमारा जो कि उसके स्वास्थ्य लाभ में योगदान देगा। अगर चिकित्सक पूरे तरीके से उसकी हेल्प करना चाहता है तो रोगी भी उसकी जो है वो उसकी बातों का पालन करे, मान सम्मान करे ताकि जल्दी ठीक हो पाए। ओके, नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं चिकित्सा मैत्री, जो कि चिकित्सक और सेवार्थी के बीच बनाए जाने वाला एक संबंध है। जो चिकित्सक एवं सेवार्थी में भारतीयों के बीच जो है बनाई जाती है में स्वास्थ्य लाभ के गुण विद्यमान होते हैं, क्योंकि चिकित्सक नियमित रूप से सेवार्थी से मिलता है तथा उन्हें तदनुभूति और हार्दिकता प्रदान करता है। ओके, यहाँ पे भी जो है वो सेवार्थी। ओके, तो ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसी का थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कैथारसिस विधि का प्रयोग। ये बहुत बार जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है 2 नंबर में कि कैथारसिस विधि क्या है। जब से भारतीय बिना कुछ डर के चिकित्सक के समक्ष अपनी बात रखता है, इस भाव विवेचना को कैथारसिस विधि कहा जाता है। ओके, और इसमें स्वास्थ्य लाभ के गुण विद्यमान होते हैं। कैथारसिस विधि के द्वारा जो है एक सेवार्थी को प्रोत्साहित किया जाता है, जो उसके मन में जो भी बातें हैं बिना कुछ डर के चिकित्सक को बोले कहे। जब से ये बात जो है वो कही गई है, इसे कैथारसिस विधि का नाम दे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते कुछ अवशिष्ट कारक होते हैं जो कि रोगी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन्हें रोगीचर कहा जाता है। और कुछ कारक जो है वो चिकित्सक के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन्हें चिकित्सक चर कहा जाता है। वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सेवार्थी पर लागू अवशिष्ट कारक परिवर्तन के लिए अभिप्रेरणा, उपचार के लिए सुधार की प्रत्याशा होती है, इन्हें जो है वो रोगीचर हम कहते हैं। और सेवार्थी का क्या फर्ज बनता है कि सकारात्मक स्वभाव सेवार्थी का होना चाहिए, अनसुलझे से संज्ञानात्मक द्वंद्वों की उपस्थिति, यानी कि अनसुलझे एक सेवार्थी को अच्छे तरीके से उसकी हेल्प करना, उसके जो द्वंद्व है उनको कम करना, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की उपस्थिति रखना और जो है उसके सेवार्थी के अंदर भी उपस्थित करवाना, इन्हें हम जो है चिकित्सक चर कहते हैं। ओके, तो उसके बाद हम जान लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मन चिकित्सा के नैतिक सिद्धांत। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन, जो कि बहुत बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मन चिकित्सा के नैतिक सिद्धांत क्या क्या है।
बात कर लेते हैं हम फर्स्ट पॉइंट की, सेवार्थी से सुविज्ञ सहमति लेना, कि जो भी ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं उसमें जो है सेवार्थी की सहमति, उचित सहमति होनी चाहिए कि हाँ, मैं जो है पूरी तरीके से तैयार हूँ, आप जो जो भी ट्रीटमेंट मेरे साथ करना चाहते हैं उनके लिए। ओके। उसके बाद सेवार्थी की गोपनीयता बनाए रखना, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है कि सेवार्थी और चिकित्सक के बीच एक गोपनीयता का संबंध हमें देखने को मिलता है, कि इसमें क्या होता है कि सेवार्थी और चिकित्सक जो भी बातें करते हैं आपस में, तीसरे बंदे तक वो बातें नहीं जानी चाहिए, उन दोनों तक ही सीमित रहनी चाहिए। ये एक अच्छे मन चिकित्सक का फर्ज बनता है कि वह जो है गोपनीयता बनाए रखे। ओके। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। इसमें क्या है हमारे पास, व्यक्तिगत कष्ट और व्यथा को कम करना। मन चिकित्सक के प्रत्येक प्रयासों का लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि मन चिकित्सक का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि उसके कष्ट को कम किया जाए, कैसे ही करके उसकी व्यथा को कम किया जाए, जितना जल्दी हो सके उसे अच्छा फील करवाया जाए। ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, चिकित्सा सेवार्थी संबंध की अखंडता महत्वपूर्ण है। उसके बाद मानव अधिकार एवं गरिमा के लिए आदर उनमें होना चाहिए। उसके बाद है व्यावसायिक अक्षमता एवं कौशल आवश्यक है, यानी कि कौशल होना चाहिए एक चिकित्सक के पास अच्छे तरीके से उसको जो है वो ट्रीटमेंट करने से पहले। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों इसमें वैकल्पिक चिकित्सा की। एक जो है वो वैकल्पिक चिकित्सा भी हमें कुछ देखने को मिलती है इसमें, कि कब चलाई गई थी और किस वजह से चलाई गई थी। इसमें क्या होता है, इसमें पारंपरिक औषधि उपचार या मनुष्य चिकित्सक की वैकल्पिक उपचार संभावनाएं होती है। इसमें यह होता है बच्चों की चिकित्सक को जो है वो औषधियाँ वगैरह का उपयोग ना करके, दवाइयाँ वगैरह ना दे के, अनेक प्रकार के योग साधना और ध्यान केंद्रित करके ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अकेले में रह के ध्यान करके भी अपने आप के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर कर सकता है। तो तब करके वैकल्पिक चिकित्सा चलाई गई थी। इसमें जो है वो मुख्य रूप से योग ध्यान और साधना वगैरह इनको जो है मुख्य प्रेफरेंस दी जाती है। और इसमें जो है योग ध्यान एक्यूपंक्चर वन औषधि उपचार जो है मुख्य रूप से एक प्रमुख है, और एक है अमेरिका में कुंडलिनी योग, मानसिक विकारों के लिए जो है उपचार में सहायता करता है। ओके। तो आज का लेसन हमारा ये होता है कंप्लीट। इस लेसन के नोट्स और पीडीएफ जो है आपको अगर चाहिए हैं 11th क्लास के किसी भी लेसन के, 12th क्लास के किसी भी लेसन के, अगर आपको